हेलो हेलो। मैं हूं आपका दोस्त ज्ञानेंद्र। नॉलेज कैरियर कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम अगली क्लास लेकर आए हैं। लगातार हमने अध्याय 6 से, कक्षा 12वीं के फिजिक्स के अध्याय 6 से, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, स्टार्टिंग से क्लास बिल्कुल डाल रहे हैं। ठीक है, आज हमारी चौथी क्लास है। पहली क्लास में हमने फैराडे के प्रयोग पढ़ाए, दूसरी क्लास में फैराडे के नियम पढ़ाए, तीसरी क्लास में लेंज का नियम पढ़ाया। इसके बाद हम आज पढ़ने जा रहे हैं गतिक विद्युत वाहक बल के बारे में। किसके बारे में भाई? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? आज हम पढ़ने जा रहे हैं गतिक विद्युत वाहक बल के बारे में, यानी कि अध्याय 6 ही चलने वाला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डेली हम ये बैच एक ऐसा बैच है, लगातार इसमें डिटेल से विथ एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास होगी, आज गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात किया जाएगा। क्या सुना भाई आपने? गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात किया जाएगा। तो गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात किया जाएगा, तो इससे पहले हमें समझना होगा स्पीड से कि गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। जब इसकी परिभाषा हो जाएगी गतिक विद्युत वाहक बल की भाई, फिर हम जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसके बाद प्रेरित धारा बहती है। तो प्रेरित धारा की दिशा के लिए फ्लेमिंग ने नियम दिए हैं। क्या भाई? फ्लेमिंग ने नियम दिया है। मतलब सीधी सी बात बताऊं कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको रखना ही है इस चैप्टर में कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षिक गति होती है तो क्या होता है भाई? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसके बाद भाई क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, फिर प्रेरित धारा बहती है। इसी प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम दिया है। आप कहेंगे सर जी बताइए, तो फिर लेंज ने क्या दिया था? फिर लेंज ने भी प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम दिया था। वो तो ऐसा है कि जैसे हमने 4th चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि विद्युत से चुंबक उत्पन्न हुई थी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने प्रयास किया, अपना अपना नाम दिया। इसी प्रकार फ्लेमिंग ने भी दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के दिया है। आगे चले हम सबसे पहले पढ़ते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। देखिए भाई, समझिए, अच्छे समझना होगा गतिक विद्युत वाहक बल को। भाई ये गतिक विद्युत वाहक बल क्या है? गतिक विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल अंग्रेजी होती है मोशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आवाज आ रही है भाई? जल्दी से कमेंट करिए यस या नो। आवाज आ रही है सभी को? देखिए बहुत मजा आने वाला है भाई। गतिक विद्युत वाहक बल क्या है? तो गतिक विद्युत वाहक बल समझने के लिए क्या करेंगे? एक मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र है। मान लेते हैं क्या भाई? चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। आप कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी होती हैं।
तो जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं। क्या भाई? जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर में और थोड़ा टेस्ट आने वाला है, क्योंकि अभी ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी जा रही हैं भाई, जा कैसे रही हैं, अभी ऐसी जा रही हैं। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र ही होगा वो, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर जा रही हैं, तो इसका संकेत क्या होगा? देखो, यदि मैं यहां क्रॉस लगा दूं, क्रॉस लगा दूं, क्रॉस लगा दूं, समझना भाई, यदि मैं यहां क्रॉस लगा दूं इस तरीके से, देखिए हमने यहां पर क्रॉस लगा दिया, क्रॉस लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर जा रही हैं। अब यदि मैंने क्या किया, डॉट लगा दिया, डॉट लगा दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, समझ में आ गया? वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र ही होगा। ओके, चलो, हमारा मकसद, हमारा आज उद्देश्य क्या था समझने के लिए भाई? हमारा उद्देश्य था आज चुंबकीय गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल। मान लिया कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, भाई समझ में आ गया? ये क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, समझ में आ गया? चुंबकीय क्षेत्र तो है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी? पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होंगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब एक लेते हैं चालक, ये भाई चालक है, ये एक चालक है, नाम देते पी क्यू, ये चालक है। किसी चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने, चलाने के लिए, चलाते हैं, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाते हैं ऐसे करके, ऐसे, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाते हैं तो उसके सिरों, ये सिरे, उसके सिरों के मध्य, उसके सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसके सिरों के मध्य क्या होता है भाई? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे कहते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। क्यों? क्योंकि विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न हुआ? गति के कारण उत्पन्न हुआ ना भाई। यदि हम इसको गति ना कराते तो कैसे उत्पन्न होता? इसलिए हम इसे कहते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। इसकी परिभाषा विधिवत तरीके से पेन कॉपी निकाल लीजिए, लिखना है सबको, पेन कॉपी निकाल लीजिए भाई, लिखना है, बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फीलिंग आनी चाहिए। पेन कॉपी निकालिए भाई। देखिए, गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल किसी सीधे चालक को, किसी सीधे चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसी सीधे चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर उसके सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं।
ये इसकी रहेगी परिभाषा, इसको आप नोट करेंगे। लीजिए भाई, सबको अच्छे से विजुअल हो रहा है, आवाज आ रही है ना? जल्दी से कमेंट करिए भाई, कमेंट करिए यस या नो, समझ में आ गया? हम आज गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक करवाने जा रहे हैं, तो भाई ये पता होना चाहिए गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। ठीक है, अब जब गतिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, इसके बाद प्रेरित धारा बहती है, प्रेरित धारा बहती है, तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने नियम दिया है, इसे कहते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आगे बढ़ते हैं, सबने नोट कर लिया भाई, इसको नोट कर लिया सबने? चलो नोट करिए, देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग कहना क्या चाहता है? वो कहता है हम अपनी दाएं हाथ, देखिए हम अपनी दाएं हाथ के इस प्रकार फैलाएं, हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, बीच की उंगली इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, परपेंडिकुलर रहें। अब यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा, अभी भाई साहब चालक को घुमाया था ना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चालक को घुमाया था ना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा को और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो निश्चित ही 20 की उंगली प्रेरित धारा को प्रदर्शित करेगी। ये लॉजिक है, याद हो गया भाई? कुछ नहीं याद करना है, इतना करना है, इस नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं कि मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बीच की उंगली यानी मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। देखो समझिए, ये भाई अंगूठा है, अंगूठा चालक की गति, अंगूठा भाई किसको, अंगूठा भाई किसको, अंगूठा भाई किसको, अंगूठा चालक की गति, चालक की गति, लीजिए अंगूठा चालक की गति को शो करते हुए, अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करे, और तर्जनी, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, ये तर्जनी है भाई, तर्जनी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बीच की उंगली मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये 2 मार्क्स एग्जाम में, इस एग्जाम में इसने कि 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, इसको क्यों करवाया गया है, खास मोस्ट भी नहीं, बट जब व्यंजक करवाए जाएंगे तो उसमें जब प्रेरित धारा की, मतलब प्रेरित धारा का व्यंजक करवाया जाएगा, पहले विद्युत वाहक बल निकालेंगे, फिर प्रेरित विद्युत धारा निकालेंगे, इसके बाद उसकी लास्ट में दिशा लिखी जाती है, तो किस नियम से लिखी जाएगी, किस नियम से बताई जाएगी, तो वहां बताना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया भाई, इसको पढ़ाया। ठीक है, अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन में। हमारा आज का क्वेश्चन होगा क्या, आज का क्वेश्चन ये है कि गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये रहेगा भाई, क्वेश्चन ये होने वाला है, क्वेश्चन है गतिक विद्युत वाहक बल, क्वेश्चन ये रहेगा गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए, गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए जब कोई चालक, जब कोई चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रेखीय गति कर रहा हो,
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रेखीय गति कर रहा हो। इसको समझेंगे थोड़ा सा, समझेंगे भाई इसको थोड़ा सा। हाँ, हमें एक लेना चुंबकीय क्षेत्र, जी आपका चुंबकीय क्षेत्र है। क्वेश्चन ये है ये चुंबकीय क्षेत्र है, ओके। अब ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर समांतर होगी। मतलब मैं ये कह रहा था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में समांतर होंगी, आपस में समांतर होंगी, ये पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होगी। अब हम क्या करें, एक चालक लेते हैं, एक चालक लेते हैं भाई, लीजिए ये चालक ले रहे हैं। इस चालक को हम क्या करेंगे, ऐसे लंबवत घुमाया जाएगा, लंबवत इस तरीके से। कैसे? ऐसे घुमाया जाएगा। इस चालक को ऐसे घुमाया जाएगा, पृष्ठ के लंबवत घुमाया जाएगा भाई। तो इसके सिरों के मध्य, अभी बताया था, इसके सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे गतिज विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसी का व्यंजक ज्ञात करना है भाई, इसी का व्यंजक ज्ञात करना है भाई, इसी का व्यंजक ज्ञात करना है, गतिज विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या करना है इसके लिए, देखिए इसके लिए आप एक इस तरीके से समझो, यहां समझिए। ये हमने लिए चुंबकीय क्षेत्र, ओके। इस चुंबकीय क्षेत्र में आपको एक यू आकार की नली लेना है। क्या भाई लेना है? यू आकार की नली लेना है। लीजिए, उस नली का नाम देना है एम एन। एम एन एक नली है, ओके। इतना समझ में आ गया भाई? एक नली ली है हमने, यू आकार की नली ली है। ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना है, डायग्राम सब कुछ बता रहा है भाई। ज्यादा लैंग्वेज के चक्कर में क्वेश्चन और छूट जाएगा एग्जाम में, इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट से पढ़िए बस। तो ये यू आकार की नली ली है, ये कहां रखी है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, ओके। अब इस नली में एक चालक लेते हैं। अब इस नली के ऊपर चालक को घुमाया जाएगा, चालक को घुमाया जाएगा। भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में आ चुका है। अब बिल्कुल सरल भी है, बिल्कुल सरल है। यदि आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लिया, बहुत सरल है। कुछ तो नहीं करना भाई, यू आकार की नली लेनी है, उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देना है, ये रख दिया। अब एक लेना है चालक तार, नाम देते हैं पी क्यू। ये पी क्यू चालक तार है, इसको ऐसे इसके ऊपर फेरना है, ऐसे इसके ऊपर फेरना है ऐसे। अब भाई किस बेग से फेंक, किस बेग से इसको ऐसा लाओगे, तो वेलोसिटी बतानी पड़ेगी, बेग बताना पड़ेगा भाई। कितना लाओगे जी बताना पड़ेगा। तो देखिए यहां से इसकी डिस्टेंस स्मॉल एक्स है, यहां से इसकी डिस्टेंस स्मॉल एक्स है। नाम देते हैं भाई इसका एस आर, एस आर। तो अब इसको खिसकाएंगे यहां तक। जब मैं इसको खिसका करके भाई, इसको खिसका करके, जब मैं इसको खिसका करके यहां ले आऊंगा तो x के मान में कमी आएगी ना भाई। जब ये चालक पी क्यू आर एस के यहां आ जाएगा तो x का मान 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा? हो जाएगा भाई। जब मैं इसको खिसका करके ऐसा, देखो देखिए ऐसा ला रहा हूं तो x के मान में कमी आ रही ना भाई, यस। तो अब आप कहेंगे सर जी एक बात बताइए कि एक मतलब चुंबकीय क्षेत्र में
सीधे चालक को चलाना था। चालक में गतिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था। चालक में उत्पन्न हो गतिक, उसके सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो अभी यू आकार की नली लेने की क्या आवश्यकता है? यू आकार की नली लेने की क्या आवश्यकता है? इसका पहला कारण ये है, रीजन बताता हूं क्यों हमने यू आकार की नली ली। ऐसा पढ़ोगे तो पेपर में भूलेगा नहीं भाई। तो यू आकार की नली ली ही क्यों? इसलिए ली यू आकार की नली कि सबसे पहले हमें चाहिए क्षेत्रफल, क्योंकि हमें निकालना है चुंबकीय फ्लक्स। जब चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे तब विद्युत वाहक बल निकलेगा। तो इसका हमें एरिया पता होना चाहिए। अब ये आपका आयत बन गया, ये लंबाई, ये आपकी स्मॉल एल लंबाई है, स्मॉल एल लंबाई है भाई, स्मॉल एल लंबाई है, स्मॉल एल लंबाई है भाई। तो इसकी ये यहां से ये मानी जाएगी इसकी, ठीक है, यहां से इतना, ठीक है भाई, जी मानी जाएगी, ठीक है, समझिए। तो ये स्मॉल एल लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल निकल आएगा। अब इसका दूसरा रीजन क्या है? इसका दूसरा रीजन ये है कि बंद लूप बनाना है, बंद लूप। तो बंद लूप से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे, इसलिए रीजन ये है इसका। चलो व्यंजक को लगाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से व्यंजक को लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से व्यंजक को लगाएंगे भाई। लैंग्वेज क्या लिखनी है? माना स्मॉल एल लंबाई का एक चालक पी क्यू है, जी है चालक पी क्यू, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी वेक्टर में लंबवत बी वेग से गति कर रहा है, ठीक है। अब देखो, समझना है आपको, पी एस आर, एस आर, तो मतलब पी क्यू बराबर एस आर है कि नहीं है, स्मॉल एल, ओके। और क्यू आर इक्वल एस पी स्मॉल एक्स, ठीक है भाई। अब हमें निकालना क्या है? आयताकार लूप, आयताकार लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल लो। आयताकार लूप, आयताकार लूप पी क्यू आर एस, आयताकार लूप पी क्यू आर एस से गुजरने वाला आयताकार लूप पी क्यू आर एस से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, आयताकार लूप पी क्यू आर एस से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर, फाई भी बराबर भाई कितना आएगा? फाई भी बराबर, फाई भी बराबर कितना आएगा? बी एल इंटू एक्स। आप कहेंगे ये कैसे आ गया? समझो भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए भाई। होना चाहिए ऐसा, होना तो चाहिए ऐसा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे सर जी हमने तो ऐसा पढ़ा था, सही पढ़ा था भाई आपने, बी ए कॉस थीटा ऐसा पढ़ा होगा। सुनो भाई, आपको यह समझना होगा कि थीटा कहां चला गया। तो आपने देखा जब चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाते हैं तो जब ये लंबवत होता है
तो पृष्ठ के समांतर होगा, मतलब कि क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच 0 अंश का कोण बन रहा है, के बीच 0 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए थीटा का मान 0 आ गया भाई। तो cos थीटा बराबर 0 आ जाएगा, सॉरी cos थीटा बराबर 1 आ जाएगा ना भाई। cos 0 की वैल्यू भाई बेटा 1 होती ना, थीटा की जगह 0 कर दूंगा, इसलिए यहां पर 1 आ गया ऐसा। अब सुनो, आप सोच रहे होंगे अभी आपने ये कैसे लिखा था। सुनो, ये ए है, ए लूप का क्षेत्रफल है, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ए की जगह एल इंटू एक्स कर सकता हूं। चलो ए की जगह भाई क्या कर सकते हैं, बोलो जल्दी बोलो, कमेंट में बोलो। एल एक्स कर सकते हैं, समझ में आ गया। चालक पी क्यू आर एस से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आ गया। देखो अब क्या करना है, फैराडे के द्वितीय नियम में चलते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे के द्वितीय नियम से फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। ये भाई बी बना हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। देखो अब इक्वेशन फर्स्ट इसको मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इसको मानेंगे, आगे चलते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, फाइव बी का मान रखना है। नेक्स्ट पेज में भाई, नेक्स्ट पेज में देखिए, नेक्स्ट पेज में आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या दी गई थी, यहां हमने कहा माइनस डी फाइव बी बटे डी टी, समीकरण एक से, समीकरण एक से फाइव बी का मान रखने पर, का मान रखने पर, रखिए भाई, माइनस डी फाइव नहीं डी अपॉइंट डी टी एल कितना आएगा भाई इसका, जल्दी बोलो, बी इंटू एल इंटू एक्स माइनस बी एल डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। आप कहेंगे, दिमाग में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि आपने सर जी बी को और एल को बाहर निकाल दिया है, अब मैं यहां कह दूं कांस्टेंट है, नियत है, इसलिए बाहर निकाल दिया है। कैसे कांस्टेंट है भाई, देखो चालक की लंबाई तो आपको पता थी स्मॉल एल है, पक्का पता थी ना। अब ये भी आपको पहले से पता था कि कैपिटल बी वेक्टर, कैपिटल बी वेक्टर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाना है इसको, तो ये तो सब पता था आपको, ये आपको जानकारी पहले से थी भाई, ये जानकारी आपको पहले से थी। अब आपने सर स्मॉल एक्स की नहीं थी, अरे सुनो, स्मॉल एक्स के मान में परिवर्तन हो सकता है भाई, क्यों, जब देखिए जल्दी से देखिए थोड़ा सा, देखो स्मॉल एक्स के मान में जब मैं इसको लाऊंगा, ऐसे लाऊंगा, इसको खींच के लाऊंगा, तो एक्स के मान में कमी नहीं आएगी, आएगी ना भाई, इसलिए एक्स का मान यहाँ एक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, तो जिसमें होता परिवर्तन उसी को तो कहेंगे डिफरेंशियल अवकलन। ओके चल समझते हैं, बी एल, आप कहेंगे ये कैसे आ गया, सुनो बी बराबर माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये भाई आंसर आ गया, जो ऋण चिन्ह
ऋण चिन्ह क्या है? ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह को अच्छे समझो। ऋण चिन्ह वेग v के साथ, मतलब कि ऋण चिन्ह इस बात को शो करता है, इस बात का प्रदर्शन करता है, ऋण चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है, कि स्मॉल x के मान में कमी हो रही है, स्मॉल x के मान में कमी हो रही भाई, कमी हो रही है, ये शो करता है। तो इसलिए हमने dx अपॉन dt यहां कर दिया। जी आपका आ गया आंसर, व्यंजक, यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। बोल्ट इक्वेशन थर्ड थी ना भाई, जौन सी बन रही हो, तो ऐसे आपको लगाना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब कभी कभी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछ लेता है भाई, कभी कभी और देखो एक व्यंजक आपको यहां लगाना, ये तुम बता रहा हूं ऐसे नोट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछ लेता है भाई कि यदि चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर हो, तो यदि, ये आपको ऐसे लिखना है, यदि हैज बना करके विकल्प के लिए आ सकता है, यदि चालक का प्रतिरोध, यदि चालक का प्रतिरोध यदि चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर हो, तो क्या हो भाई? कैपिटल आर हो, तो आई बराबर क्या होगा? मतलब कि जो इसमें धारा बही है, आई बराबर क्या होगा? ओम के नियम से जाएगा। आई बराबर, ये भाई ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, बी एल भी ऐसा ना भाई, ऑन आर, इस तरीके से आई की वैल्यू आएगी एम्पियर में, आएगी, इस प्रकार भी पूछ सकते हो। ये आप हैश बना के इसको रखिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? तो जब किसी चीज को आप देख लेते हैं एक बार, तो टिक उसी में करेंगे आप। समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करिए भाई, और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हम आगे चल के एक बहुत अच्छा प्लान लाने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है? अब इसके आगे अगली क्लास में मिलते हैं कल, इसी अंदाज और इसी एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।